ओके तो लास्ट क्लास में आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का जो प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे, उसमें हमारा प्रैक्टिस सेट कितना था? प्रैक्टिस सेट नंबर 9 था, ये हमारा 10 है। ठीक है, तो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का जो आपका रिगार्डिंग यहाँ पे रेलवे साइंस था, जो भी प्रैक्टिस सेट है उसको देख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरह का है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ सर्किट में 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट शक्ति का प्रयोग करने पर, ठीक है, कोई आपका विद्युत परिपथ है, सर्किट है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट शक्ति का प्रयोग करने पर विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा 1 किलोवाट घंटा होती है। ठीक है, जो आपका खपत है कितना है? 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? यहाँ पे आप देखेंगे ये कितना होगा आपका 1 किलोवाट घंटा। ये 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ये होता है 1000। ठीक है, गुणे ये आपका वाट हो जाएगा, गुणे ये हो जाएगा आपका 1 घंटा। ठीक है, ये आपका 1 घंटा हो जाएगा। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि जो 1 घंटा होता है, देखिए 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड। 1 मिनट में आपका होता है यहाँ पे 1 मिनट में बराबर 60 सेकेंड के। ठीक है, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो 1 मिनट में आपका 60 सेकेंड यहाँ पे होता है। ठीक है, तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा? 60 गुणे 60 यहाँ करेंगे। ठीक है, तो 60 गुणे 60 होगा तो 3600 क्या आ जाएगा आपका? सेकेंड आ जाएगा। 3600 सेकेंड यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 किलो वाट जो है ये कितना बराबर हो जाएगा? 1000 और गुणे ये हो जाएगा आपका इतना वाट और गुणे ये हो जाएगा 3600 सेकेंड। ठीक है, तो ये किस क्या हो जाएगा? 1000 इंटू 3600 वाट सेकेंड। ठीक है, ये आपका वाट सेकेंड हो जाएगा। ये देखिए 2 जीरो ये है, ये आपका 3 जीरो, यानी कि 36 गुणे 10 की पावर 5। ठीक है, ये आपका इतना क्या आएगा? वाट सेकेंड ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा वाट सेकेंड। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 दशमलव इधर बढ़ाएंगे 3.6 और करेंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये आपका वाट सेकेंड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, ये इतना है 3.6, इसको बोल सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ये आपका इतना बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही आपको पूछ रहा था कि कितना ऊर्जा की होगी, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल ये होगी। ठीक है, सिंपली आपको ये वाला जो फार्मूला है यहाँ पे इस तरह से करके आप सिंपली कर सकते थे। ठीक है, तो यही आपको पूछ रहा था कि 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो खपत के लिए 1 किलोवाट घंटा होगी। ठीक है, इसे जूल में दर्शाइए। तो यही आपको इसका फार्मूला का यूज करके आप इस तरह बता सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, अब विरंजक चूर्ण जो होता है इसका फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ठीक है, ये आपका होता है। इसको बोल रहा है कि आपको जल में, वाटर में जब यहाँ पे मिलाएंगे तो कौन सी गैस बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनती है? आपको क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है, ये आपको बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस और क्या बनेगा? Cl2 बनेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? क्लोरीन गैस बनती है। तो इसे यही आपको पूछ रहा था कौन विरंजक चूर्ण है। ठीक है, इसका एक और नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको भी यहाँ पे याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर है यहाँ पे CaOCl2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा गैस निकलेगा? क्लोरीन गैस। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका है। ठीक है, क्लोरीन गैस ये आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरोवेटन में विघटन। ठीक है, जो ग्लूकोज होता है किसमें विघटन यदि टूट जाता है? पायरोवेट में। ठीक है, कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान जो ग्लूकोज है उसका क्या होता है? पायरोवेट में विघटन, मतलब यहाँ पे ये टूटना होगा। ठीक है, विघटन कहाँ होता है? ठीक है, तो ये कहाँ होता है आपका? कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य में क्या होता है? ग्लूकोज का पायरोवेटों में, जो पायरोवेट में इसका क्या होता है? विघटन होता है, ये टूट जाता है। तो यही आपको पूछा था कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव्य में ये होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ग्लूकोज है पायरोवेट में होते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। मतलब यहाँ पे ग्लूकोज का पायरोवेट में विघटन होना, इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लाइकोलिसिस किसमें होता है? कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, तो निम्नलिखित में से सही उत्तर का मिलान यहाँ पे करना है। सबसे पहले देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका कार्य है। ठीक है, यहाँ पे कार्य है, तो इसमें से आपको मिलान करना है कि कार्य क्या होगा। ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा ये देखिए यहाँ पे जूल, ऑप्शन नंबर जो डी है कार्य हो जाएगा, कार्य की मात्रक यहाँ पे जूल हो जाएगा। जिस तरह से अगर ऑप्शन नंबर बी को देखें, यहाँ पे एक हो गया, दूसरा देखें कि बैटरी, तो बैटरी क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका सी है, जो पावर है, शक्ति है, शक्ति का यहाँ पे जो होता है मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। ठीक है,
और जो फोर्थ नंबर है माइक्रोफोन, ये क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को विद्युत ध्वनि ऊर्जा को यहाँ पे ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है माइक्रोफोन द्वारा। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे मिला है ए का क्या मिला है, डी मिला है, और यहाँ पे 2 का कितना मिला है, आपका ए मिला है। ठीक है, 2 का ए, 3 का और यहाँ पे 4 का, तो 3 का यहाँ देखेंगे आप सी और 4 का क्या है आपका बी है, यानी कि DACB। तो DACB यहाँ पे देखेंगे, अगर ऑप्शन नंबर DACB, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिलान करना था कि कौन सा जो है मिलान किससे है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक ध्वनि तरंग में इतना किलोहर्ट्ज की आवृत्ति है। ठीक है, और इसका तरंग दैर्घ्य इतना मीटर है। ठीक है, तो इसे इतना मीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। देखिए, यह है कि एक ध्वनि तरंग में इतना किलोहर्ट्ज है। ठीक है, आवृत्ति, तो ध्वनि तरंग की जो आपकी आवृत्ति है, यहाँ पे लिखेंगे ध्वनि तरंग की आवृत्ति। ठीक है, ध्वनि तरंग की यहाँ पे जो आपकी फ्रिक्वेंसी आवृत्ति है, ये आपकी कितनी दी गई है, ये दी गई आपकी 3.5 किलोहर्ट्ज। ठीक है, किलोहर्ट्ज ये आपको दी गई है, और इसका तरंग दैर्घ्य, यानी कि तरंग दैर्घ्य यहाँ पे यह आवृत्ति n हो जाएगा। ठीक है, और तरंग दैर्घ्य इसको किससे दिखाते हैं, लैम्डा से। ठीक है, जो आपका वेवलेंथ यहाँ पे लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू कितनी है, 0.1 मीटर यहाँ पे। ठीक है, और कह रहा है कि इतना मीटर की दूरी पर समय कितना लगेगा। सबसे पहले देखिए, आपको एक फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है v, और ये होता है आपका दूरी। ठीक है, इसको s से दिखाते हैं, और यहाँ पे समय टाइम होता है। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय, इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि दूरी आपको दी गई, दूरी यहाँ पे दी गई है और समय पूछ रहा है, यानी कि दूरी दी गई है, समय पूछ रहा है। अगर v पता चल जाए तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे आसानी से आप जो है टाइम निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे जो ये होता है, तो तरंग की जो आपकी वेग होगी, यहाँ पे जो आपकी वेग होगी वेलोसिटी, क्योंकि हमको यही निकालना है चाल को, तो वेग किसके बराबर हो जाएगा, आवृत्ति गुणे यहाँ पे लैम्डा जो तरंग दैर्घ्य है। तो आवृत्ति कितना है 3.5 और लैम्डा कितना है 0.1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पे जो आपका 3.5 किलो हर्ट्ज है, तो आवृत्ति के वैल्यू, तो ये 1 किलो में कितना होता है, 1 किलो में 1 किलो हर्ट्ज जो होता है कितना वैल्यू होता है, 10 की पावर 3 होता है, और इतना है 3.5। तो 3.5 तो इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हैं कि 3.5 और इसको क्या करेंगे यहाँ पे इंटू ये कर लेंगे आप 10 की पावर 3। ठीक है, और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी है 0.1, ये है आप। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे आसानी से, अब इसको चेंज कर लेंगे कि ये देखिए यहाँ पे 10 की पावर 3 है, तो 1 दशमलव यहाँ पर और 1 दशमलव यहाँ पर है। अब इस 10 की पावर 3 की वैल्यू कितना होता है, इसको 1000 होता है, तो इस दोनों 2 दशमलव से 2 जीरो आपका खत्म हो जाएगा, 1 जीरो यहाँ बचेगा, तो 1 जीरो घटेगा, दोनों दशमलव खत्म होगा, तो ये हो जाएगा आपका 35, और 1 जीरो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 35 दहा में 350, ये हो जाएगा आपका 350 यहाँ पे। ठीक है, ये आपको वेग की जो आगे जो आपकी चाल होगी यहाँ पे वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपकी v की वैल्यू आ जाएगी 350। ठीक है, मीटर पर सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए चाल आपकी आ गई, अब आप समय आसानी से समय बता देंगे, यानी कि क्या है, आप चाल कितना है आपका 350 है यहाँ पे। ठीक है, और दूरी कितनी दी गई यहाँ पे 700 मीटर दिया गया है। ठीक है, दूरी आपको दी गई है 700 मीटर यहाँ पे, और टाइम यहाँ पे आपको पूछ रहा है, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 700 बाई ये हो जाएगा 350। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 35 दूना कितना हो जाएगा 70, यानी टाइम कितना आ जाएगा 2 सेकेंड यहाँ पे आपका आ जाएगा, 2 सेकेंड यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 2 सेकेंड आंसर हो जाएगा, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी है आपका आंसर हो जाएगा 2 सेकेंड। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था इसमें, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको अलग लगेगा, लेकिन ये आपको आसानी से लगेगा। ध्वनि के तरंग की जो आवृत्ति आपको दी गई है एन की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू, इन दोनों का वो आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। आपको पता है कि 1 किलो हर्ट्ज में कितना वैल्यू होता है 10 की पावर 3 होता है, तो इसको आपका जब गुणा करेंगे तो आपको इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना था, थोड़ा ध्यान देना था कैलकुलेशन में। उसके बाद से चाल बराबर दूरी बटा समय, जो स्पीड बाई होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो उसको यूज करके आप यहाँ बता सकते हैं कि 2 सेकेंड यहाँ पर आंसर आपका आने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समरूप श्रृंखला के सभी सदस्यों को एक ही सामान्य फार्मूले द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सूत्र चुने। ठीक है, तो यहाँ पे समरूप श्रृंखला वाली, ठीक है, आपको पता है कि फार्मूला जो होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, आपको पता थी। एल्केन के लिए क्या होता है CnH2n और +2। ठीक है, दूसरा क्या होता है एल्कीन होता है CnH2n, एक तीसरा होता है CnH2n-2। ठीक है, इससे जो अलग होगा आप देख लीजिए, ये है आपका, ये आपका सही होगा एल्काइन है,
तो एल्काइन का क्या होता है CnH2n माइनस, एल्केन और एल्काइन। यहाँ पे एल्केन का CnH2n+2, ये भी सही है। एल्कीन देखिए ये आपका गलत है, ये जो गलत है ये आपका एल्काइन है CnH-2, यानी कि ये तो आपके सेम है ए, और यहाँ पे बी और डी आपके सेम है, लेकिन जो ये ऑप्शन नंबर सी है एल्कीन का फार्मूला ये नहीं होता है, एल्कीन का फार्मूला ये होता है, ठीक है। एल्केन एल्कीन CnH2n होता है, यहाँ +3 दिया गया, ये बिल्कुल नहीं होता है। तो यही आपका क्या हुआ, गलत होगा। जो आपको बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सा गलत सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत सूत्र है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, ठीक है। तो सरल अस्थायी उत्तक आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा इसमें नहीं है। तो आप देखेंगे अगर ऑप्शन नंबर बी को देखें जाइलम, ठीक है, तो ये आप क्या होता है, बाकी ये सब तो आपके सरल अस्थायी उत्तक होते हैं, जो जाइलम होता है ये क्या होता है, एक जो है जटिल, ठीक है, जटिल यहाँ पे अस्थायी उत्तक होता है, ठीक है, जटिल अस्थायी उत्तक ये आपका होता है, ठीक है। तो ये आपका होता है जटिल अस्थायी उत्तक, ऑप्शन नंबर बी जाइलम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यही पूछ रहा था कौन सा सरल अस्थायी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ALP का जो प्रीवियस ईयर का देखे थे उसमें क्वेश्चन था ये, ठीक है, वहाँ पे हम अच्छे से इसको समझाएं। तो यहाँ पे सबसे बड़े आकार का क्या हो जाएगा, आपका एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है, एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना होता है, 13 होता है। मास नंबर कितना होता है, यहाँ पे 26 होता है एटॉमिक वेट, और किस ब्लॉक का होता है, ये आपका P ब्लॉक का होता है, ठीक है, P ब्लॉक का एलिमेंट ये आपका है, ठीक है, एल्युमिनियम, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, सबसे बड़े परमाणु कौन सा है। तो याद देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका एक निर्माण होता है, ठीक है। तो निषेचन के जो परिणाम स्वरूप किसका होता है, तो अंडाशय का, युग्मनज का, युग्मक का, रोगाणु, यहाँ पे कोशिका का। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है, ये होता है युग्मनज का, ठीक है, युग्मनज का यहाँ होता है। और युग्मनज क्या कहलाता है, यहाँ पे निषेचित, ठीक है, निषेचित अंडाणु को क्या कहते हैं, युग्मनज कहा जाता है, ठीक है। निषेचित अंडाणु को क्या कहा जाता है, युग्मनज, यहाँ पे युग्मनज कहा जाता है निषेचित अंडाणु को, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा, निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है, युग्मनज का। युग्मनज क्या होता है, निषेचित अंडाणु को युग्मनज यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। अगला है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि एक लंबवत फेंकी गई गेंद जो है 10 सेकेंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, ठीक है। तो फेंके जाने की गति बताइए, जी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 10 सेकेंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है। तो यहाँ पे उड्डयन काल, ठीक है, जो उड्डयन जो काल है ये आपका कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ जो फ्लाइट है ये किसका कितना है आपका, ये आपका 10 सेकेंड दिया गया, ठीक है। और जी का वैल्यू कितना दिया गया, यहाँ पे दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी का वैल्यू दिया गया। तो जो उड्डयन काल होता है, ठीक है, उड्डयन काल ये किसके बराबर यहाँ होता है, ये होता है 2u sin θ/g, ठीक है, ये होता है इसके बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो उड्डयन काल तो आपको ऑलरेडी दिया गया, कितना दिया गया, 10 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको रखेंगे, ये हो जाएगा 10 ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे वेग आपको पूछ रहा है कि गति क्या होगी। तो यहाँ पे आपको u का वैल्यू जो आपको बताना है, तो u हो जाएगा, और sin θ यहाँ पे है कि ऊपर भेजा जा रहा है, तो परपेंडिकुलर है लंबवत, तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। थीटा यहाँ पे 90 डिग्री, तो साइन ये हो जाएगा आपका 90, अब बाई जी कितना दिया गया, ये 10 दिया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो साइन 90 होता है, तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसको यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये ऑलरेडी कितना हो जाएगा, ये आपका 2u के बराबर हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 × 10, ठीक है, और ये हो जाएगा 2u। तो यहाँ से अगर आप u निकालें तो ये हो जाएगा 100 बाई ये हो जाएगा 2, ये कितना देगा, 50 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है। तो 50 मीटर पर सेकेंड गति से आपको इसको फेंका गया है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है, ठीक है। जो पीतल होती है किससे बनती है, आपकी तांबा और जस्ता से, ठीक है। जो आपका पीतल बनता है ये किससे बनता है, तांबा, ठीक है, ये बनता है आपका तांबा और जस्ता, ठीक है, जस्ता से बनता है। ये जो तांबा होता है Cu कापर दिखाते हैं, और जस्ता जो होता है ये आपको जिंक से दिखाते हैं। कापर की जो परसेंटेज होती है ये आपकी कितनी होती है, 70% होती है, और जिंक जो जस्ता होता है ये आपकी 30% होती है, ठीक है। दोनों को परसेंटेज 100% होगा, तो यहाँ पे पीतल बनता है, ठीक है। और दोनों को मिला क्या बना जाता है,
पीतल के जो आपका सिक्का बनता है या यहाँ पे घंटी बनता है, और एक चीज़ और है जो पीतल के बर्तन बनते हैं ये आपको इसी से बनता है, इसमें आपके मिलाए होते तांबा और जस्ता। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से आपका क्या बनता है, कापर और टीन। ठीक है, एसएन कापर और टीन, यहाँ पे कापर और टीन मिलाकर क्या बनाया जाता है, कांसा बनाया जाता है। ठीक है, कांसा। ठीक है, इसको अंग्रेजी में ब्रॉन्ज बोलते हैं। ठीक है, ब्रॉन्ज इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो यहाँ पे कॉपर की परसेंटेज जो होती है 90% होती है, टीन का परसेंट कितना होता है 10%। ठीक है, तो दोनों को मिला के कापर और टीन को मिला के ब्रॉन्ज बनाया जाता है, कांसा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ था यहाँ पे। तो इसका एक मिश्र धातु क्या हो जाएगा, कापर तांबा, यहाँ पे तो कापर और जस्ता हो जाएगा। कापर कितना होता है 70, जस्ता कितना होता है 30%, जो कि यहाँ पे हम बताए हैं। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है, ठीक है, परंतु उनके द्वारा किए जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको समजात अंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो होता है ये इसको कि अगर उसका जो है यहाँ पे संरचना तो एक समान है और उनकी जो किए जाने वाले कार्य हैं भिन्न है, तो उसको क्या बोलते हैं, समजात अंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि एक तत्व के आइसोटोप्स की द्रव्यमान संख्या कितनी है, 298 है। ठीक है, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से इसको देखिएगा कि द्रव्यमान संख्या कितना है 298 है। यदि इसके नाभिक में इतने न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है। ठीक है, तो परमाणु संख्या, अब सबसे पहली बात है द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है, ये होता है, अगर द्रव्यमान संख्या यहाँ बताएं तो ये होता है न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, और प्लस यहाँ पे आपका परमाणु संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा परमाणु संख्या। तो यहाँ पे परमाणु संख्या क्या है ये आपको पूछ रहा है। यहाँ पे अगर एक्स इसको मान ले तो द्रव्यमान संख्या आपका जो दिया गया, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या कितना दिया गया, ये दिया गया है 298 और न्यूट्रॉनों की संख्या है 196 प्लस ये हो जाएगा एक्स। अगर एक्स यहाँ पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 290x माइनस 196, और यहाँ पे आपको आसानी से निकल के चला आएगा 298 और 196, तो ये हो जाएगा 201। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो x की वैल्यू आ जाएगी 102 यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा 102। ठीक है, तो यहाँ पे आपको परमाणु संख्या की वैल्यू कितनी आ जाएगी 102, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो संक्रमण तत्व इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण डी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट को संक्रमण तत्व यहाँ बोलते हैं। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका आयरन है, ये आपका डी ब्लॉक का है, तो ये क्या हो जाएगा, एक संक्रमण तत्व है। ठीक है, और संक्रमण तत्व की जो विशेषताएं होती हैं, ये क्या होता है कि ये हमेशा क्या करते हैं, रंगीन और आयन यौगिक बनाते हैं। ठीक है, और ये कठोर और उच्च घनत्व वाले होते हैं, मतलब यहाँ पे कठोर और उच्च जो है मैक्सिमम यहाँ पे डेंसिटी वाले होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम डेंसिटी वाले हैं, तो इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे सर्वाधिक उपयुक्त क्या है कि इनके जो बाह्यतम कोषों में से 2 अपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं संक्रमण तत्व के निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इनके बाह्यतम कोषों में से 2 जो है अपूर्ण होते हैं। इसका आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु इतना सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, ठीक है, अवतल दर्पण के इतना सेंटीमीटर की दूर पर रखी हुई है। ठीक है, तो दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से इसको देखेंगे, दर्पण का फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो दर्पण का जो फार्मूला होता है, ठीक है, दर्पण का फार्मूला ये क्या होता है आपका, यहाँ पे होता है 1/f इज होता है 1/v प्लस 1/u, ये होता है दर्पण का सूत्र से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो क्या होगा कि यहाँ पे वस्तु की फोकस दूरी यानी f की जो वैल्यू है ये कितनी दिया गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, लेकिन ध्यान देना आपको अवतल दर्पण की बात कर रहा था। अवतल दर्पण के लिए माइनस का 20 हो जाएगा। इसके बाद से आपका जो इतना दूर पर रखी हुई है, ठीक है, तो u का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा, तो दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे v का जो वैल्यू होगा ये आपको पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, देखिए ये जो फार्मूला है ये आपको पूछ रहा है v का, तो आप क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे आप f की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट रख देंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 1/ यहाँ पे आपका f जो वैल्यू है कितना है आपका, यहाँ पे है माइनस का, यहाँ पे माइनस का 20 है, ये है माइनस का 20। ठीक है, और ये आपको पूछ रहा है 1/v, और ये हो जाएगा प्लस का, मतलब यहाँ पर रखेंगे u का वैल्यू जब आप रखेंगे तो -1/30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर लेकर जाएंगे, ये हो जाएगा 1/v। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/30 और प्लस 1/ ये हो जाएगा आपका 20, ये आपका माइनस से गुणा इधर होगा तो ये हो जाएगा 1/v, ये भी आपका इधर आएगा तो माइनस ही होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/30 माइनस 1/20। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे तो 1/v कितना आ जाएगा यहाँ पे,
1/v कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप एल्शियम लेंगे तो ये हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो 1/v कितना आ जाएगा माइनस का 1/16, यानी कि v का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस का 60 सेंटीमीटर और दर्पण की ओर होगा, ठीक है, ये दर्पण की ओर होगा क्योंकि माइनस यहाँ पे है, ठीक है, तो दर्पण की ओर होगा v का वैल्यू, तो 60 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 60 सेंटीमीटर यहाँ पे होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करना था। दर्पण का फार्मूला ये होता है, ठीक है, 1/v इक्वल्स टू 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है, जो आपको दिया गया वहाँ पुट करेंगे, आसानी से निकल के चला आएगा, ठीक है। अब देखिए कैल्शियम फॉस्फेट है आपका कि कैल्शियम फॉस्फेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ठीक है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला Ca3PO4 होल ट्वाइस, ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, और ये इसका उपयोग किसमें होता है, टूथपेस्ट बनाने में, ठीक है, ये होता है टूथपेस्ट बनाने में इसका उपयोग होता है, टूथपेस्ट बनाने में कैल्शियम फॉस्फेट का यहाँ उपयोग होता है। इसका फार्मूला क्या होगा Ca3PO4 होल ट्वाइस, ठीक है, Ca3PO4 होल ट्वाइस इसका फार्मूला हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि सिल्वर प्लस और Cl माइनस के संयुक्त होने पर यौगिक कौन सा क्या है, ठीक है, तो सिल्वर प्लस यहाँ पे Ag प्लस और प्लस Cl माइनस, ये क्या बनाएगा आपको AgCl बनाएगा, ठीक है, AgCl, सिल्वर क्लोराइड इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड इसको बोलते हैं, एक और नाम से इसको बोलते हैं हॉर्न सिल्वर, ठीक है, इसको बोलते हैं हॉर्न सिल्वर, इसको नाम से बोलते हैं, ठीक है, और इसका जो उपयोग एक होता है कि फोटोक्रोमेटिक जो कांच बनाने के में प्रयोग होता है, ठीक है, फोटोक्रोमेटिक, ठीक है, फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में यहाँ पे आपका उपयोग होता है, फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में उपयोग होता है AgCl का, ठीक है, तो ये आपका सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक थैंक यू सो मच।